Morning friends, today we are going to study our chapter 7 of NCERT of class 10th Contemporary India, and the name of chapter is Lifelines of National Economy. So our very first definition is introduction related to the national economy's lifelines. नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का विकास किस चीज़ पे निर्भर होता है कि उस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है और कम्युनिकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव रिड्यूस डिस्टेंस। अलग अलग तरह के आज के दौर में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आ चुके हैं, जिससे वर्ल्ड क्या हुआ है, एक क्लोज़र नज़दीक आया है। जैसे मान लो हमें अमेरिका जाना है, 24 घंटे में पहुंच गए। तो ट्रांसपोर्ट के जैसे जैसे मीन्स चेंज होते रहेंगे वैसे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम आएगी और टाइम भी कम लगेगा। With the world getting closer, there has been a tremendous increase in the movement of goods and services across the nation. This is called international trade. International trade वो होता है जब एक देश अपना सामान दूसरे देश में भेजता है और दूसरे देश से सामान मंगाता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे शिप के ज़रिए, एयरवेज़ के ज़रिए ये बहुत आसान हो गया आज के दौर में। देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 3 मोड होते हैं, लैंड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, एयर के ज़रिए। लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट ऑफ, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है, रोड्स एंड रेलवेज़। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, रिवर और इनलैंड वाटर, सी और ओशियन ट्रांसपोर्ट। आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी व्यूड। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रोडवेज का स्ट्रक्चर है, रोडवेज ट्रांसपोर्ट का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर। इंडिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है रोड्स बनाने की। क्यों? क्योंकि सस्ती लेबर हो जाती है, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता है, इसलिए। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डिस्ट्रैक्टेड एंड अंडलेटिंग टू प्रोफेगी। ठीक है, रोड्स में ट्रैवल करना बहुत ही आसान होता है, और अगर आप और वैसे देखेंगे शिप के ज़रिए या उन सब के ज़रिए, तो इसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम कम लगता है और ये 2 शहरों के बीच को जोड़ता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज सच एज ट्रेवर्स माउंटेन। माउंटेन्स पे भी इजीली रोड्स बनाए जा सकते हैं, पर माउंटेन्स पे रेलवे नहीं बनाई जा सकती। जैसे उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये जो एरिया है यहाँ माउंटेन्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम रोड्स भी बना सकते हैं माउंटेन्स को काट के, पर दूसरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं बन सकते। इट इज़ इकोनॉमिकल, ये फ़ायदेमंद होता है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ देते हैं। इट इज़ यूज एज फेडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इसी के ज़रिए क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आइए पढ़ते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली मुंबई बाई 6 लाइन सुपर हाईवे। आइए मैं आपको ये मैप पे दिखाता हूँ। तो ये जो येलो वाली लाइन जा रही है ना, देखिए दिल्ली से कहाँ गई, कोलकाता, कोलकाता से फिर कहाँ आई, चेन्नई, चेन्नई से फिर कहाँ गई आपका मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और हमारा नॉर्थ श्रीनगर से शुरू होता है हाईवेज़ का, कन्याकुमारी पे ख़त्म होता है। लॉन्गेस्ट हाईवे पूछता है वाराणसी से कन्याकुमारी। और अगर आप हमारा ईस्ट का देखेंगे तो ये कौन सा है, सिलाचर हाईवे। वेस्ट से कहाँ से शुरू होता है, पोरबंदर से सिलाचर हमारा हो गया वेस्ट टू ईस्ट, और श्रीनगर से हमारा हो गया कन्याकुमारी नॉर्थ टू साउथ। बीच में ये वाला हिस्सा दिल्ली से टूटता है, पर ये वाली येलो क्वाड्रिलेटरल इसको जोड़ देता है, दिल्ली से आगरा तक का हिस्सा। इसीलिए, वरना अगर ये वाला हिस्सा ना बीच में जुड़ता तो लॉन्गेस्ट हाईवे यही होता, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पर अब लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, वाराणसी से कन्याकुमारी। द नॉर्थ साउथ कंसिडर लिंकिंग, मैंने आपको बता दिया, श्रीनगर से कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट में सिलचर से पोरबंदर, पोर्ट्स इन इंडिया, प्रोजेक्ट्स इन। The major objective of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. ये हाईवेज़ क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट इजीली मूव कर सके और कम टाइम लगे सामान को इधर से उधर पहुंचाने में, और बड़े शहर एक दूसरे से जुड़ सकें। These highway projects are being implemented, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These highway projects are
किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस वक्त हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन हैं पूरे देश के? नितिन गडकरी, आप उनका नाम याद रखिएगा। नेशनल हाईवेज, रोड्स विच लिंक अप इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट, जो कैपिटल सिटीज़ को जोड़े अलग अलग राज्यों की, और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ को जोड़े हमारे देश की, उनको क्या बोलते हैं हम? रोड्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन होते हैं। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। स्टेट हाईवेज, रोड लिंकिंग द स्टेट कैपिटल मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, टू द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़, तो वो अलग अलग शहरों से उसको जोड़ता है। जैसे कि आप वाराणसी से जोड़ दिया उसको, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, इन सब से, तो ये होते हैं स्टेट हाईवे जो एक स्टेट के अंदर बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड, जो ज़िले के अंदर रोड होते हैं, आप अपने ज़िले में देखिए वहाँ भी रोड्स होंगे जो आपके कस्बों को जोड़ते हैं, गाँव तक जोड़ते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर with other place of the district, the roads are maintained by the जिला परिषद के द्वारा ये मेंटेन किए जाते हैं। विलेज रोड, जो गांव में रोड होते हैं, गांव में रोड विच लिंक डिफरेंट विलेजेस विद स्मॉल टाउन, जैसे हमारा कस्बा है तो उससे जो आसपास के गांव जुड़े हुए हैं वो रोड के ज़रिए तो जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं विलेज रोड। ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट दीज आर जनरली डस्टी एंड अनसरफेस्ड, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किसके मेंटेनेंस इनकी किसके हाथ में होती है? लोकल अथॉरिटी के हाथ में होती है। बॉर्डर रोड्स, जो बॉर्डर के साथ साथ होते हैं। सरफेस रोड अलॉन्ग द फ्रंटियर मेनली टू बैकअप द क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री को इधर से उधर पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इन सब को इधर से उधर मूव ऑन करने के लिए बॉर्डर रोड्स बनाए जाते हैं। रेलवे, अब हमारा दूसरा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रेलवे। हमने रोड पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रेलवे। ऑइंग टू द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, बहुत पैसा लगता है रेलवे के ट्रैक बिछाने में, और बहुत ज़मीन भी लगती है, और ये फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्यों है? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कैरिंग, पर इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि सामान जो होता है बहुत बल्कि क्वांटिटी में ले जाए। लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर, इतनी ज़्यादा 13,000 से ज़्यादा ट्रेन पैसेंजर्स को रोजाना, 20 लाख से ज़्यादा पैसेंजर को इधर से उधर मूव ऑन करती है। इंडियन रेलवेज प्लस अ रोल ऑफ नेशनल एंड इंटीग्रेशन रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा ट्रेनों के ज़रिए कोयला इधर से उधर या रॉ मटेरियल इधर से उधर पहुंचाया जाता है बड़े स्केल पे। इवन नेशनल पैसेंजर्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं अपनी ऑफिस जाने के लिए या और भी जो उनके इंपॉर्टेंट काम होते हैं, क्योंकि रेलवे क्या होता है? चीप सोर्स पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का। The distribution pattern of the railway network in country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factor। देखिए कई जगह क्या होता है, माउंटेन्स हैं या थोड़ा उस तरह का इलाका है तो वहाँ पे रेलवे नहीं बिछाया जा सकता, तो ये भी मैटर करता है कि रेलवे हम उन्हीं जगह बिछा सकते हैं जहाँ पे प्लेन्स या प्लेन्स एरिया होते हैं। आइए मैं आपको रेलवे का पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैप के ज़रिए। ये पूरा इंडियन रेलवे, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये बड़े बड़े शहर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो ये सारा रेलवे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। द डेंसिटी रेलवे नेटवर्क इज़ हाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती हैं रेलवे ये, बिकॉज दे आर वास्ट लेवल लैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है ज़मीन इस तरह की ज़्यादा है। पर आप नॉर्थ ईस्ट में जाए वहाँ तो पहाड़ी इलाका है अधिकतर सारा, तो वहाँ डेवलपमेंट रेलवे का नहीं हो सकता। बिकॉज दे आर वास्ट लेवल लैंड, ठीक है, हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और कुछ फिर दिक्कत एक और भी है, पॉपुलेशन भी इधर ज़्यादा है तो इसलिए रेलवे की ज़रूरत इधर ज़्यादा है, ठीक है। रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं तो रॉ मटेरियल को इधर से उधर मूव ऑन करने में भी रेलवे हमारी मदद करता है। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड डाउन थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। जहाँ पहाड़ी इलाका होता है अधिकतर वहाँ पे रेलवेज़ को किस तरह बनाया जाता है? टनल्स के ज़रिए, ठीक है। जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी जवाहर टनल रोडवेज़ के लिए, पाइपलाइंस, और अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है इस वक्त रेलवे की एक टनल जो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री का और दूसरे स्टेट तक जाने का बहुत बड़ा जो किलोमीटर का एरिया होता है उसको बहुत छोटा कर देगी। पाइपलाइंस आर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पाइप के ज़रिए हम पाइपलाइंस क्यों बिछाई जाती हैं? गैस के लिए, क्रूड ऑयल इधर से उधर भेजने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ETC। इट इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, शुरू में तो ये बहुत महंगी पड़ी थी पर सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम, फिर ये धीरे धीरे
कम हो जाती है इसकी कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे वो वर्किंग में आ जाती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिले। इसके ज़रिए क्या, इससे एक फ़ायदा हो जाता है, जैसे जो जब हम माल इधर से उधर भेजते हैं तो उसके दौरान जो टूट फूट या माल खो जाना या उसको नुकसान होता है वो बच जाता है। पाइपलाइन के ज़रिए से ईज़िली वो इधर से उधर पहुंच जाता है। इसमें नुकसान भी होता है, कई बार पाइपलाइन लीकेज भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तेल का या जिस भी चीज़ की पाइपलाइन है उसका रिसाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन इंडिया, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, कानपुर से असम तक, असम से कानपुर तक बनाई हुई है। इन यूपी में वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद के ज़रिए। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड पानीपत। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। ये रास्ते हैं जहाँ से पाइपलाइन को गुजारा जा रहा है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे सस्ता पड़ता है। एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और इसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में या हैवी सामान को इधर से उधर मूव ऑन कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और नेचर के प्रति भी फ्रेंडली होता है, क्योंकि पोल्यूशन कम क्रिएट होता है। वाटरवेज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट आर, आइए देखते हैं। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, specified stretches of Godavari and Krishna river along with काकीनोडा पोंडुचेरी stretch of canals, ठीक है। स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with the मताई रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। ये वाटरवेज हमने बनाए हुए हैं। आइए हम मेजर जो पोर्ट हैं हमारे देश के उन्हें भी देखते हैं मैप के ज़रिए। आइए सी पोर्ट्स देखते हैं मेजर जो हमारे देश में है, जहाँ से अधिकतर हमारा माल दूसरे देशों में जाता है। सबसे पहले कांदला पोर्ट, ये गुजरात में है, ठीक है। मारमगांव पोर्ट, ये हमारा किस में है, कर्नाटका में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये हमारा किस में है, आपका महाराष्ट्र में। तूतीकरण पोर्ट, ये हमारा तमिलनाडु में है। कोच्चि पोर्ट हमारा केरला में है। चेन्नई पोर्ट भी हमारा तमिलनाडु में ही है। विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप पोर्ट हमारा ओडिशा में है। और ये हमारा कोलकाता और हल्दिया पोर्ट हमारा किस में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये सी पोर्ट और एयरपोर्ट भी देख लेते हैं। दिल्ली, ठीक है, अमृतसर में है हमारा। कोलकाता में भी एयरपोर्ट बना हुआ है। हैदराबाद में जो मेजर एयरपोर्ट हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुंबई में है। और त्रिवंतमपुरम हमारा कहाँ पे है, केरला में है। तो ये सी पोर्ट के नाम आप याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। कांदला गुजरात हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा महाराष्ट्र में हो गया, मरमगांव पोर्ट हमारा कर्नाटक में हो गया, न्यू मंगलोर पोर्ट भी हमारा कर्नाटक में ही है, कोच्चि पोर्ट हमारा केरला, तूतीकरण हमारा तमिलनाडु, चेन्नई भी हमारा तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया एंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। अब पढ़ते हैं एयरवेज। एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्दो देयर आर कॉस्टलियस। ये महंगे तो होते हैं पर इनसे हम सामान इधर से उधर जल्दी मूव ऑन कर सकते हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया, सबसे पहले नेशनलाइज कब हुआ था, 1953 में भारत के अंदर। इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइन एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड एयर सर्विसेज। इंडिया में देखिए डोमेस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं प्राइवेट, वो कौन से हैं, इंडिगो है, जेट एयरवेज है, सितारा है और एयर इंडिया तो है ही। देयर आर 2 टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल वो होते हैं जहाँ से हम अपना देश का सामान दूसरे देशों में बेचते हैं, डोमेस्टिक विद इन अपनी कंट्री में। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ वन और मोर पर्सन, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है टू समवन एल्स, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी फैक्ट, आइडियाज़, कंसेप्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड इमोशंस। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ओनली वे वी कैन इफेक्टिवली वर्क टुगेदर ऑन एनीथिंग। हम किसी भी चीज़ से, जैसे मान लो आपने सामान मंगाया किसी से, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो वो डिलीवरी मैन पहुँचता है तो वो क्या करता है कि कॉल, भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ आप आ जाओ। तो अगर कम्युनिकेशन का साधन ना हो, ऐसे क्या उसको दिक्कत नहीं होगा इतना ज़्यादा आप तक सामान पहुंचाने में, या और भी जितने भी हर चीज़ में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब कम्युनिकेशन टेलीफोन के ज़रिए भी हो सकता है, बायो मैसेज भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी, किसी भी तरीके से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से।
द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिया के अंदर मेजर मीन्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लेटर, ईमेल, टेलीफोन ईटीसी, ठीक है। मास कम्युनिकेशन जिसके अंदर टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स ईटीसी, ठीक है। पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन आर हैंडल्ड बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जो जैसे हमें कोरियर या पोस्ट कुछ करना हो तो हम किसके ज़रिए भेजते हैं? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए, यानी इसके नेटवर्क के ज़रिए। मास कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दी क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। जब ये बड़े जैसे रेडियो पे आता है या टीवी पे आता है जागो ग्राहक जागो, तो हम मास कम्युनिकेशन का टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का उपयोग किस लिए भी कर सकते हैं? लोगों को अवेयर करने के लिए, पॉलिसीज़ के बारे में, या गवर्नमेंट की कोई नई योजना आती है उससे हम लोगों को कैसे अवेयर करते हैं? गवर्नमेंट कैसे अवेयर करती है? टीवी पे ऐड दे के। इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, ट्रेड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू एज। व्यापार का मतलब क्या होता है? जब सामान का आदान प्रदान होता है लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में या देशों के बीच में, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। मार्केट वो स्थान होता है जहाँ पे ये एक्सचेंज ट्रेड का एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आपको बताया दूसरे देश से अपना माल बेचना या वहाँ से मंगाना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इन द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अंतर होता है देशों के बीच में, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इंडिया में एक बैंक है जो इस सब काम को देखता है, उसका नाम है एक्जिम बैंक, EXIM। EX का मतलब एक्सपोर्ट, IM का मतलब इंपोर्ट। ये 1960s में बनाया गया था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कब होगा? जितना हमारा एक्सपोर्ट है उतना ही हमारा इंपोर्ट है, तब हम बैलेंस फॉर्म में। मान लो 100 रुपये का हमने माल भेजा और 100 का हमने माल मंगाया, तो हम क्या हैं? बैलेंस में हैं। डेफिशिएट घाटे में कब होंगे? जब हमारे यहाँ आया तो कम ज़्यादा और गया हमारे यहाँ से कम। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो, चाइना से हर साल 5,20,000 प्लस करोड़ का माल इंडिया में आता है, पर 1 लाख कुछ हज़ार करोड़ का माल यहाँ से जाता है, तो 4 लाख करोड़ का हम डेफिशिएट में हैं हर साल। सरप्लस में हम कब होंगे? जब हमारे यहाँ से माल ज़्यादा जाएगा और वहाँ से कम आएगा, तो एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट, तब हम सरप्लस में होंगे। आइए पढ़ते हैं टूरिज़्म एज अ ट्रेड। देखिए घूमने आते हैं लोग, एक हमारे देश में भी आते हैं, हमारे देश के लोग भी दूसरे देश में जाते हैं, तो एज अ ट्रेड हम इसे पढ़ेंगे और कैसे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है वो पढ़ेंगे। देखते हैं अपना पहला पॉइंट, टूरिज्म इन इंडिया अर्न ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार इसके ज़रिए आता है। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। हर साल 26 लाख लोग फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में घूमने आते हैं। मोर देन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री से। ठीक है, जैसे क्या होता है जब एक जगह कोई टूरिस्ट घूमने जाता है तो वो क्या करता है, लोकल सामान को भी ख़रीदता है, जिससे क्या होता है लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, इवन गाइड्स की ज़रूरत उनको पड़ती है। ठीक है, इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, जब वो लोग पैसा खर्च करेंगे तो उस लोकल जहाँ वो पैसा खर्च कर रहे हैं उस जगह का विकास होगा। ठीक है, टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। फिर क्या होता है, जब एक देश के लोग दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो आपस में देशों के बीच में भी अच्छे संबंध बनते हैं। इट आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। जब वो लोग हमारे देश में घूमने आएंगे, हमारे देश की संस्कृति को जानेंगे, हमारे देश के कल्चर को अडोप्ट करेंगे, पहचानेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश की जो हेरिटेज है, जो विरासत है या जो संस्कृति है, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे फैलेगी। फ़ॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। हमारे देश में लोग अधिकतर फ़ॉरेन टूरिस्ट किस लिए आते हैं, हेरिटेज, हमारे देश की जो है विरासत है उसको घूमने आते हैं। इको टूरिज़्म के लिए आते हैं, एडवेंचर के लिए आते हैं, कल्चरल टूरिज़्म के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए भी आते हैं। मेडिकल टूरिज़्म में आपको बता देता हूँ, जब दूसरे देश से लोग हमारे देश के अंदर इलाज करवाने आते हैं। पाकिस्तान से हर साल बहुत सारे लोग इंडिया में हार्ट सर्जरी करवाने आते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में हार्ट सर्जरी सस्ती पड़ती है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, तो इसको हम मेडिकल टूरिज़्म का वो वीज़ा लेके आते हैं। एंड बिज़नेस टूरिज़्म, लोग एक दूसरे देश में जाते हैं बिज़नेस करने, तो उसको हम बिज़नेस टूरिज़्म बोलते हैं। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड टेम्पल्स टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर द इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट घूमने जाते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा और इनको करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा।
एनी 3 फीचर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। मैंने आपको बताया ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। तो आप इसके 3 फ़ायदे बताएंगे। डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया, वाटरवेज के 3 फ़ायदे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म ऑफ ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, एज अ ट्रेड इन इंडिया। एग्जामाइन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेलवे के मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको बतानी है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स, डिफाइन पाइपलाइन एंड नेम द इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। मैंने वीडियो में बताया, आप उन नाम्स को इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा गाइज। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।